जैसे मतलब ये भी होता है कि किडनी के पेशेंट्स को इम्यूनो सप्रेसेंट दिए जाते हैं। अगर कोई पेशेंट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहा है तो क्या उसके इम्यूनो सप्रेसेंट बंद हो जाएंगे? डायलिसिस हो गया है, ट्रांसप्लांट एडवाइस कर दिया, लेकिन ट्रांसप्लांट हुआ नहीं है, वहाँ तक अच्छी हेल्प हो सकती है। आधुनिक चिकित्सा एक चीज़ और कहती है कि अगर आपकी किडनी जो है वो फेल हो चुकी है तो उसे फिर ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस सिद्धांत को आयुर्वेद कैसे देख रहा है? किसी पेशेंट की किडनी ख़राब हो चुकी है, मतलब कोई चीज़ मर चुकी है, प्रॉपर वो सेल मर चुका है, आयुर्वेद उसे ज़िंदा करेगा या उसे रीजेनरेट करेगा, कैसे क्या करेगा? सोशल मीडिया पे आते हैं, टीवी पे आते हैं, बोल देते हैं जी ये कर लो आप ठीक हो जाओगे, हाँ जी, आप ये कर लो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हाउ इज दैट पॉसिबल? सबकी बॉडी अलग अलग है। जब वो सक्सेस तो हो transplant गया तो ना, खत्म- एक ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन को उन्होंने एक पुरानी किडनी जो ओरिजिनल किडनी थी वो कट कर दी और एक बाहर की डोनर किडनी शरीर में लगा दी। उनके लिए तो उनका काम हो गया, ऑपरेशन तो सक्सेसफुल है। नमस्कार आप सभी को, और आज का हमारा बेहद ही ख़ास टॉपिक है, वो ये है कि डायलिसिस। क्या डायलिसिस को आयुर्वेदिक तरीके से बंद किया जा सकता है? और साथ में ही जहां एक तरफ आधुनिक चिकित्सा ये कहती है कि ख़राब हुई किडनी को वापस से रिवाइव कर पाना बहुत मुश्किल है, तो क्या ऐसा संभव है कि आयुर्वेद या नेचर उस किडनी को रिवाइव कर सके? इस सिद्धांत को आयुर्वेद किस तरीके से देखता है, आज के इस खास वीडियो में हम उसी पर आपके चर्चा करने वाले हैं। और अभी हम मौजूद हैं कर्मा आयुर्वेदा में और मेरे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर पुनीत। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच प्रज्ञा। और किडनी पर हम लगातार चर्चा तो कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी भ्रांति है आज भी हमारे देश में, और लोग बहुत डरे हुए भी रहते हैं जब उन्हें किडनी की भी कोई भी समस्या हो जाती है। जब किडनी डायलिसिस चल रही होती है तब वो सिचुएशन और ज़्यादा गंभीर हो जाती है। तो क्या ये संभव है कि डायलिसिस को आयुर्वेदिक तरीके से रोका जा सकता है? इस पर क्या आप कहेंगे? आयुर्वेद का रोल यहाँ पे आता है कि सीधा सा समझने की चीज़ है कि डायलिसिस का प्रोटोकॉल होता है जब किडनी लगभग 15 ml तक भी काम कर रही होती है, तब तक भी डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक्चुअली ये 30 ml तक का प्रोटोकॉल होता है, लेकिन 15 ml तक भी डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आयुर्वेद का रोल ये है कि GFR को बढ़ाया जाए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, किडनी के छानने की कार्य क्षमता, 1 मिनट के अंदर किडनी कितना छान रही है, अगर हम उसको बढ़ा रहे हैं, GFR बढ़ा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली डायलिसिस की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। अब चाहे उसका क्रेटिनाइन 2 है या 3 है, जहाँ किडनी उसकी 50% से 70% तक काम नहीं कर रही, या फिर वो डायलिसिस की स्टेज पर है यानी कि CKD 5 है, या उसको ट्रांसप्लांट एडवाइस कर दिया गया है, सभी केसेस में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR को बढ़ाया जाएगा। और GFR को टेस्ट करने के लिए भी हमारे पास टेस्ट है रीनल स्कैन DT पे, जो हम जांच कराएंगे, बिफोर और आफ्टर देखेंगे उसमें कैसे कैसे चेंजेस हैं। उसके हिसाब से डायलिसिस से ग्रेजुअली रिड्यूस किया जाएगा। किसी का 2 बार चल रहा है सप्ताह में, तो वी कैन रिड्यूस इट टू वंस इन अ वीक एंड देन वंस इन 10 days, धीरे धीरे उसे रिड्यूस किया जाएगा। ठीक है। जब भी किसी मेडिकल एक्सपर्ट से बात करें या किसी भी एलोपैथिक डॉक्टर से हम बात करते हैं तो उनके वर्ड्स ये होते हैं कि जो हमने ट्रांसप्लांट किया वो सक्सेसफुल हो गया, या वो अपने स्टडीज़ निकाल के लेकर आते हैं कि भाई हमने तो जो है ट्रांसप्लांट किया है, वो ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो गया है पूरी तरीके से, अभी हम नई स्टडी छापेंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? फिर वो सक्सेसफुल किस वर्ड को कह रहे हैं? जब वो सक्सेस तो हो गया ना, एक ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन को उन्होंने एक पुरानी किडनी जो ओरिजिनल किडनी थी वो कट कर दी और एक बाहर की डोनर किडनी शरीर में लगा दी। उनके लिए तो उनका काम हो गया, ऑपरेशन तो सक्सेसफुल है। बट वो किडनी कितने टाइम चली और उस किडनी में पेशेंट को कितना टाइम रिलीफ मिला, उस किडनी के ट्रांसप्लांट होने के बाद उसकी लाइफ कितनी सामान्य रही, यही सारे फैक्टर्स हैं जो ये तय करते हैं कि एक्चुअल में वो डॉक्टर्स के लिए तो सक्सेसफुल है, पेशेंट के लिए कितना सक्सेसफुल है। उसकी इम्यूनोसप्रेसेंट्स की दवाइयाँ चलती हैं, इम्यूनिटी को कम करने की औषधियाँ चलती हैं, साथ साथ उसके साथ साथ बहुत सारी प्रिकॉशंस भी लेनी होती है। 6 महीने तक आप किसी पब्लिक प्लेस में नहीं जा सकते। उसके अलावा भी अल्टीमेटली क्या होता है कि धीरे धीरे उसको डिटोरिएट होता ही होता है और अल्टीमेटली फेल होता ही होता है ट्रांसप्लांट। एवरेज एज भी 5 साल बताई गई है उसकी। चलिए सर, हमने ये मान लिया कि डायलिसिस तो बंद जो है आगे चल के ट्रांसप्लांट तो फेल होना ही होना है, चाहे कुछ भी आप कर लीजिए, 5 साल बाद 7 साल बाद ट्रांसप्लांट जो है फेल होगा, फिर डायलिसिस शुरू हो जाएगी। तो उस स्थिति तक ना पहुंचा जाए, इसके लिए आयुर्वेद क्या मदद करेगा और कैसे मदद करेगा, पूरा प्रोसेस इसे समझाइए। जैसे मैंने बताया कि आयुर्वेद में हमारे पास बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं। हाँ।
उन हर्ब्स को हम लेके उन जड़ी बूटियों के द्वारा हम ग्रेजुअली किडनी की कार्य क्षमता को बढ़ाएंगे और साइमल्टेनियसली टेस्ट कराएंगे, जो टेस्ट मैंने अभी पीछे बताया। जी जी जी। वो टेस्ट कराने के बाद देखेंगे कि कितना कितना वो बढ़ रहा है। जैसे मान लो एक GFR कितना कितना इम्प्रूव हो रहा है। अब अगर एक पर्टिकुलर नंबर से 15 ml से ऊपर वो GFR चला गया तो डायलिसिस की ज़रूरत ही नहीं है उसको। फिर आप किसी भी एलोपैथिक डॉक्टर से जाके आप वो रिपोर्ट दिखा दो, वो भी यही बताएंगे कि अब डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है, और हम भी यही बताएंगे डायलिसिस नहीं कराना। ठीक है। उसमें कोई भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन रहेंगे ही नहीं, कोई भी जो है उसमें मिसकंसेप्शंस रहेंगी ही नहीं, क्योंकि एक साइंटिफिक प्रोटोकॉल के तहत हमने कहा कि GFR बढ़ रहा है और उसमें डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है। जैसे मतलब ये भी होता है कि किडनी के पेशेंट्स को इम्यूनो सप्रेसेंट दिए जाते हैं। अगर कोई पेशेंट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहा है तो क्या उसके इम्यूनो सप्रेसेंट बंद हो जाएंगे? अगर कोई पेशेंट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहा है तो इम्यूनोसप्रेसेंट बंद नहीं होते, वो ट्रांसप्लांट के बाद दिए जाते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट। ठीक है। तो अगर किसी का ट्रांसप्लांट हो गया और उसकी इम्यूनिटी को ऑलरेडी कम कर दिया गया तो उसमें आयुर्वेद में बहुत कम विकल्प बच जाते हैं। हमारे पास बहुत लिमिटेड विकल्प हैं, लिमिटेड चांसेस हैं कि उस पेशेंट को हम इम्प्रूवमेंट दे के आ पाए, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी को ऑलरेडी कम कर दिया है। एक फॉरेन पार्ट उसकी किडनी में जाके लगा दिया गया है जी। उसकी अपनी किडनी काम नहीं कर रही थी, तो इस वजह से वहाँ पे ऑलरेडी इम्यूनिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज है। आयुर्वेदिक मेडिसिन उस केस में काम नहीं करती। मतलब अगर आप ट्रांसप्लांट करा चुके हैं तो आयुर्वेद उसमें कोई हेल्प नहीं करेगा, उसके आगे कोई हेल्प नहीं कर सकता। डायलिसिस तक हेल्प करेगा। डायलिसिस हो गया है, ट्रांसप्लांट एडवाइस कर दिया लेकिन ट्रांसप्लांट हुआ नहीं है, वहाँ तक अच्छी हेल्प हो सकती है। मतलब अगर कोई 2 या 3 बार हफ्ते में करा रहा है तो स्टार्टिंग के स्टेज पे कब तक में बंद हो जाएगा या कितना हो जाएगा स्टार्टिंग स्टेज? ये डिपेंड करता है। देखिए हर पेशेंट की हिस्ट्री अलग है। किसी को ब्लड प्रेशर होता है, किसी को डायबिटीज़ होता है, किसी को BP शुगर दोनों होती है। किसी के BP शुगर कंट्रोल्ड है, किसी के अनकंट्रोल्ड है, किसी का पोटेशियम बढ़ा हुआ है, किसी का पोटेशियम नॉर्मल है, किसी का सोडियम बढ़ा हुआ है, सोडियम नॉर्मल है। ये सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि हम जैसे पेशेंट को आज मेडिसिन दे रहे हैं तो 3 महीने बाद उसका रिपीट टेस्ट कराएंगे तो काफ़ी अच्छे उसमें चेंजेस आ जाएंगे, अगर ये पैरामीटर्स हम सारे जो अभी डिस्कस करें इसको हम पहले ही फैक्टर इन कर लें। तो मान लिया जाए कि मतलब जैसे हफ्ते में 3 डायलिसिस हो रहे हैं तो वो 1 डायलिसिस या 2 डायलिसिस पे पहुंच जाएगा ग्रेजुअली, धीरे धीरे। अगर वो सारी चीज़ें उसी प्रकार फॉलो करते हैं जैसे वो बताई जा रही हैं चीज़ें, हम बता रहे हैं, डाइट, मेडिसिन, गाइडलाइंस, एक्यूप्रेशर, योग, सब आपको पूरा समझाते हैं, हमारे यहाँ पे लिख कर देते हैं, तो डेफिनेटली चेंजेस विजिबल होते हैं। ठीक है। आधुनिक चिकित्सा एक चीज़ और कहती है कि अगर आपकी किडनी जो है वो फेल हो चुकी है तो उसे फिर ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है, तो इस सिद्धांत को आयुर्वेद कैसे देख रहा है? किडनी फेल हुई इसका मतलब यह है कि किडनी जो है वो उसका GFR कम हो गया, उसका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो गया। किडनी फेल हो गई मतलब 15 से कम हो गया, उसका डायलिसिस चल रहा है। दिस इज व्हाट दे मीन बाय किडनी फेल हो गई। GFR कम हो गया 15 ml से। अब अगर 15 ml से दोबारा से GFR बढ़ जाता है तो उसका मतलब है किडनी काम करने लग गई। ठीक है। दिस इज द प्रॉपर डिफरेंस जो डेफिनेशन में है कि किडनी फेल हो गई इसका मतलब ये नहीं कि किडनी बिल्कुल ही काम नहीं कर रही, काम तो कर रही है लेकिन जितना उसको करना चाहिए उतना नहीं कर रही। तो अगर थोड़ा सा वो बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो फेलियर की स्टेज से बाहर आ जाएगी। ठीक है। किसी पेशेंट की किडनी ख़राब हो चुकी है, मतलब कोई चीज़ मर चुकी है, प्रॉपर वो सेल मर चुका है, आयुर्वेद उसे जिंदा करेगा या उसे रीजेनरेट करेगा, कैसे क्या करेगा? रिजुविनेशन का प्रोसेस जो होता है ना वो कारगर होता है। जैसे आपने सुना होगा हमारे बॉडी में ना बहुत सारे सेल्स जो हैं वो नए बनते रहते हैं, पुराने सेल्स मरते रहते हैं। अब ये एक रेगुलर प्रक्रिया है, नए बन रहे हैं, पुराने जो हैं वो मर रहे हैं। अब हमारी जो मेडिसिन है, आयुर्वेदिक जो पद्धति है वो यही प्रोसेस को फास्ट करेगी। ठीक है। इससे सेल्स जो हैं वो बेटर फॉर्म होंगे और साथ साथ जो GFR है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। कोई भी चीज़ अंधेरे में नहीं होगी, सारी चीज़ों के लिए टेस्ट अवेलेबल है। आप टेस्ट कराइए, देखिए कितना कितना बढ़ रहा है, कैसे कैसे बढ़ रहा है। और जहाँ से आप आते हैं, जहाँ के आप निवासी हैं, वहीं पे टेस्ट कराइए। यहाँ पे आके टेस्ट नहीं कराना, जहाँ रहते हो, जहाँ रहने वाले हो, वहीं पे आप टेस्ट कराइए। वहीं पे आप देखेंगे किस प्रकार से इम्प्रूवमेंट्स आ रही है। ठीक है। आपके पास कुछ ऐसे केस स्टडीज़ मौजूद हैं कि आपकी संस्था भी बहुत जो है वर्षों से चली आ रही है, 88 साल वर्षों से जो है चली आ रही है, आपके पास केस स्टडीज़ तो होंगे? बहुत सारे, हज़ारों की संख्या में टेस्टिमोनियल्स हैं हमारे पास पेशेंट के जो उपलब्ध हैं। हमारे YouTube चैनल पर भी उपलब्ध हैं, आप इस पर लिंक भी लगा देना। जी जी जी। और उस चैनल पे आप देखेंगे जाके कि जितने भी पेशेंट हैं यहीं पे आके उनका शूट हुआ है, वो बिफोर और आफ्टर की रिपोर्ट्स भी लेकर आए और अलग अलग जगहों की रिपोर्ट्स हैं। नो टू पेशेंट्स हैज द सेम लैब रिपोर्ट्स। ओके। अलग अलग लैब्स की हैं। बिफोर में ज़्यादा था, आफ्टर में कम हो रहा है, और वो कैसे कैसे हो रहा है वो पेशेंट खुद भी बता रहे हैं। ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स, हज़ारों की संख्या में वीडियोज़ हैं।
ठीक है, वो तो पेशेंट्स की बात हुई। अब अगर स्टडीज़ के बारे में ही बात की जाए तो आपने क्या नई स्टडी करके निकाले? इतना एक चीज़ होती है कि अगर इतने वर्षों पुरानी एक संस्था चली आ रही है तो कुछ तो नया खोज के उन्होंने निकाला होगा, तो आप क्या नया पेशेंट्स को दे रहे हैं अगर कोई किडनी पेशेंट है तो? पेशेंट को जो हम नया दे रहे हैं वो यहाँ पे उसको हम जो मेडिसिन है वो तो दे ही नहीं है, साथ में अगर उसको रिक्वायरमेंट होती है तो हम पंचकर्म भी ऐड करते हैं, उसका एडमिशन करा के भी ट्रीटमेंट करते हैं। शमन चिकित्सा होती है जहाँ उसको औषधि द्वारा चिकित्सा दी जा रही है, शोधन चिकित्सा है जहाँ पंचकर्म भी दिया जा रहा है, जहाँ उसको आवश्यकता है। वृक्क धारा होती है, और अगर किसी का बीपी कंट्रोल नहीं हो तो शिरोधारा दी जाती है। अगर किसी को और तरह की एंग्जाइटी है, अभियान किया जाता है उसे मेडिकेटेड ऑयल के द्वारा। बहुत सारी और थेरेपीज हम ऐड करते हैं। देखो, ये आपको समझना पड़ेगा कि बहुत सारे लोग ना आजकल यूट्यूब पे आते हैं और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे आते हैं, टीवी पे आते हैं, बोल देते हैं जी ये कर लो आप ठीक हो जाओगे। हाँ जी, आप ये कर लो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? सबकी बॉडी अलग अलग है। आप पेशेंट टू पेशेंट तो डील ही नहीं हो रही यहाँ तो। आपने तो जनरलाइज स्टेटमेंट कर दिया। आप तो आयुर्वेद को इस तरह का, ऐसे आयुर्वेद काम नहीं करता। रोग के अनुसार और रोग की अवस्था के अनुसार और रोगी के अनुसार उसकी चिकित्सा होती है। बिल्कुल, पहले भी यही हुआ करता था। इंसान के हिसाब से जड़ी बूटियां तैयार होती थी, जैसी ज़रूरत है वैसे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है। जो पेशेंट डायलिसिस करा रहे हैं, अगर वो पेशेंट आयुर्वेदिक इलाज लें तो दोनों में से क्या किफ़ायती है? दोनों में से मतलब पेशेंट्स के लिए खासतौर पे? देखिए, अब जो डायलिसिस होता है वो लगभग वो रेगुलर उसे कराना पड़ता है। सप्ताह में 2 बार करा रहे हैं, सप्ताह में 3 बार करा रहे हैं, तो महीने में लगभग 8 से 12 बार वो डायलिसिस हो रहा होता है। प्रोटीन भी ड्रेन आउट हो जाता है, तो प्रोटीन के ड्रेन आउट होने से भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इस तरह की रहती हैं, प्रॉब्लम्स रहती हैं पेशेंट को, क्योंकि प्रोटीन के मेजॉरिटी ऑफ द फंक्शन बॉडी में प्रोटीन करता है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि डायलिसिस सिर्फ एक मॉनेटरी और फाइनेंशियल रीजंस के अलावा हेल्थ पर भी इम्पैक्ट करता है, बैड इम्पैक्ट करता है, हेल्थ को भी डिटोरिएट करता है। तो वो हेल्थ भी डिटोरिएट ना हो, और साथ में जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है वो तो है ही। 2 से 3 हज़ार रुपये का भी डायलिसिस होता है अगर फिल्टर चेंज हो रहा है, और उससे ज़्यादा भी होता है, उससे कम भी होता है, डिपेंड करता है कहाँ से क्या हो रहा है। ठीक है। कुछ डॉक्टर्स ऐसे कहते हैं कि हर एक पेशेंट का जो है रिवर्सल हो जाता है, जो भी डायलिसिस के पेशेंट्स आते हैं। डॉक्टर्स आयुर्वेदाचार्य ऐसे बोलते हैं, तो ऐसा संभव है कि हर एक पेशेंट का डायलिसिस रिवर्सल हो? देखिए, अगर किसी का डायलिसिस चल रहा है और उसका डायलिसिस जो है वो लंबे टाइम से चल रहा है तो उसको समय ज़्यादा लगेगा। अच्छा। अगर किसी का डायलिसिस इमीडिएट शुरू हुआ है और उसको बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हो तो उसको समय कम लगेगा। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि लंबे जो जिसका समय लग रहा है उसको ग्रेजुअली हम उसको रिड्यूस करा पाए। थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, 5वीं मंजिल पे हैं तो नीचे आने में टाइम लगेगा, 10वीं पे हैं तो और ज़्यादा टाइम लगेगा, नीचे फर्स्ट फ्लोर पे हैं तो कम टाइम लगेगा। दिस इज़ द सेम, टाइम वेरी कर सकता है। अगर पेशेंट सब चीज़ें फॉलो करता है जिस प्रकार से बता रहे हैं, पेशेंट डिसिप्लिन से फॉलो करता है, तो रिजल्ट्स आते हैं, और उसके लिए टेस्ट है हमारे पास, हम देखते भी हैं किस तरीके से रिजल्ट आ रहे हैं। बिल्कुल सही है। एक सवाल थोड़ा सा ये भी आ जाता है कि पेशेंट्स जब हर तरीके के डॉक्टर्स को सुन रहे होते हैं, वो एलोपैथ को भी सुन रहे हैं, वो आयुर्वेद को भी सुन रहे हैं, होम्योपैथ को भी सुन रहे हैं, यूनानी को भी सुन रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कंपटीशन आयुर्वेद एंड एलोपैथ में चल रहा होता है वर्सेस एलोपैथ चल रहा होता है। हम एलोपैथ के डॉक्टर्स को तो नहीं देखते कि वो आयुर्वेद के बारे में कुछ बुरा बोल रहे हैं, लेकिन आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को हम बहुत ज़्यादा देखते हैं। जितने भी आयुर्वेदाचार्य हैं वो अपनी लकीर छोटी करें या बड़ी करें, लेकिन वो सामने वाले की लकीर छोटी करने में लगे रहते हैं। तो इस पर आपका क्या परसेप्शन है? देखिए, आपने बोला एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेदा, मैं इसे एलोपैथी और आयुर्वेदा को कहूँगा, आयुर्वेदा विद एलोपैथी एंड एलोपैथी विद आयुर्वेदा। अल्टीमेटली पेशेंट को किसी भी पैथी से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल सही है। एज अ पेशेंट उसको अपना ट्रीटमेंट कराना है, उसे अपना इलाज कराना है, वो ठीक होने के लिए आया है, उसको अपना फ़ायदा देखना है, उसकी हेल्थ बेनिफिट होनी चाहिए, उसको हेल्थ ठीक होनी चाहिए उसकी। आप आपस में लड़के इधर उधर करके उसको कोई फ़ायदा ना हुआ पेशेंट को, अल्टीमेटली देयर इज़ नो पॉइंट, नो यूज़। तो जितने भी एलोपैथिक डॉक्टर से मैं भी मिलता हूँ, मेरे भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं एलोपैथिक डॉक्टर्स, तो हम मिल के उनके साथ काम करते हैं कि आपके लिए पास ये अच्छा है, आप हम इसमें यहाँ ये लेंगे, हमारे पास ये अच्छा है, हम इसमें ऐसे यहाँ से लेंगे। ऐसे हम एक सिनर्जिस्टिक और इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ काम करने में ज़्यादा बिलीफ रखते हैं, ना तो किसी को ऊपर और सुपेरियरिटी और इन्फीरियरिटी को बिना दिखाए। तो एलोपैथी में भी हम जो मेडिसिन चल रही होती हैं वो कंटिन्यू रखते हैं, बंद नहीं करते, धीरे धीरे उन्हें रिड्यूस करते हैं, क्योंकि उस पर डिपेंडेंसी होती है। लेकिन अल्टीमेटली केमिकल वाली दवाओं पर निर्भरता को हम कम से कम करने की प्रयास करते हैं। बिल्कुल सही। मतलब आपका ये कहना है कि दोनों ही चीज़ें साथ में चल सकती हैं, साथ में चलनी चाहिए, और साथ में चल के ही अच्छा रिजल्ट और बेहतर रिजल्ट आता है।
किसी को भी किसी के बारे में बुराई करने का ना कोई हक है, ना करना चाहिए किसी सबके पास अपनी अपनी अच्छाइयाँ हैं, अच्छाइयों सबकी बात करते हैं। चले, बहुत बेहतर बात है। बस आखिरी कुछ सवाल आपसे और हैं कि कोई संकेत जो किडनी पेशेंट्स को ये देखने चाहिए, जब दिखें तो ये समझ आना चाहिए कि आगे आने वाले समय में उनका क्रिएटिनिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है या बढ़ रहा है? अगर किसी को सूजन आ रही है, स्वेलिंग आ रही है पैरों में, पेट में, या फिर आँखों पे, या फिर फेस पे किसी तरीके की स्वेलिंग है, ओडिमा है, तो वो एक साइन है कि कहीं पे किडनी काम नहीं कर रही, पानी जमा हो रहा है। दूसरा, अगर किसी को सांस लेने में तकलीफ़ होती है और वो तकलीफ़ लेटते समय बढ़ जाती है, इसका मतलब पानी जो है वो लंग्स में जा रहा है लेटते समय, और सांस लेने में लेटते समय तकलीफ़ हो रही है। इसके साथ साथ अगर बीपी और शुगर आपका लंबे समय से अनकंट्रोल्ड चल रहा है, बढ़ा हुआ चल रहा है, तो दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू टू, आप एक जाके टेस्ट करा लीजिए, KFT का भी और LFT का भी, दोनों टेस्ट करा लीजिए, और दोनों टेस्ट में देखिए किस तरीके से आपको सब चीज़ें नॉर्मल हैं या नहीं। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, कहते हैं हमें पता चला बीपी बढ़ा हुआ है, और इमीडिएटली पता चला, टेस्ट नहीं कराया था। उस समय बीपी बढ़ा होता है तो उसी समय आप एक किडनी और लिवर का भी टेस्ट करा लो। अगर आपको नहीं पता चला, इमीडिएटली पता चला बीपी शूट अप किया हुआ है, तो उस समय आपका पूरा फुल बॉडी चेकअप होना चाहिए, ताकि पता रहे कि बीपी के साथ साथ बाकी पैरामीटर्स भी कंट्रोल है। बिल्कुल ठीक है। और खान पान में क्या सिमिलर चीज़ें हर एक किडनी पेशेंट ले सकता है? सिमिलर चीज़ें जो वो घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। पोटेशियम जो है वो हमें अवॉइड करना है, फ्रूट्स अवॉइड करने हैं, फ्रूट्स आर रिच इन पोटेशियम। सोडियम वाली चीज़ें, नमक कम करना है, नमक से बीपी बढ़ता है। बीपी क्या होता है, जिसको नहीं भी होता ना, किडनी के एक स्टेज के आने के बाद उसका बीपी बढ़ने लग जाता है, तो वहाँ पे हमें वो भी रिड्यूस करना है। और उसके साथ साथ हमें ये देखना है कि जितना हो सके प्रोटीन, बहुत सारे पेशेंट कहते हैं प्रोटीन बंद कर दें। अभी पेशेंट आया वो कह रहे हैं प्रोटीन हमने बंद कर रखा, बंद नहीं करना, उसको कम करना है। बंद कर दोगे तो काम कैसे करेगा शरीर, तो उसको रिड्यूस करना है, प्रोटीन को बिल्कुल स्टॉप नहीं करना। तो वो हम पूरा डाइट उस हिसाब से फ्रेम करते हैं कि आपको प्रोटीन उतना दिया जाए जिससे आपकी जो है बॉडी काम भी करते रहे, लेकिन क्रेटिनिन यूरिया बहुत ज़्यादा शूट भी ना करें। तो ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए डाइट उसकी उस हिसाब से बनाई जाती है। एक आखिरी सवाल आपसे और है डॉक्टर पुनीत, जैसे आपने सोडियम का जिक्र किया और आयोडाइज जो नमक होता है, बहुत सारे पेशेंट्स को मना किया जाता है जो किडनी के पेशेंट्स होते हैं। फिर वो सोचते हैं कि हम वो रेड सॉल्ट जो आता है या बाकी सेंधा नमक जो आता है, पिंक सॉल्ट जो आता है, वो हम ले लेते हैं। तो पेशेंट्स को क्या उसकी तरफ शिफ्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का नमक नहीं? अब तक आधे भारतवर्ष जो है वो जो ये नमक है, आयोडीन वाला नमक है, इसको छोड़ चुका है। मैं बहुत पेशेंट से मिलता हूँ, बात करता हूँ, उनसे मेरी रेगुलर चर्चा होती है और मैं कुछ ना कुछ उसमें निकालने का प्रयास करता हूँ कंक्लूजन। तो मुझे लगता है कि काफ़ी लोग ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, और जिन लोगों ने नहीं छोड़ा है इसको रिड्यूस करना है। और साथ साथ जो है दूसरा सेंधा नमक, लाहौरी नमक भी जिसको कहा जाता है, पाकिस्तानी नमक भी कहा जाता है, इस नमक का इस्तेमाल करना है। इसके अंदर 18 मिनरल्स हैं, आयोडीन वाले नमक में 3 मिनरल्स होते हैं। ये आपके बीपी एकदम से शूट नहीं करता, वो बीपी को एकदम से शूट अप करने का काम करता है। ये नेचुरल नमक है, वो आपका मैन मेड नमक है। तो ये दोनों में अंतर है। तो आपको सेंधा नमक पर आना है और आयोडीन वाला नमक कम करना। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। तो ये थी पूरी जानकारी, और डायलिसिस के तमाम पेशेंट्स जो हमें अभी देख रहे हैं, और अगर आपकी हफ्ते में, सप्ताह में 2-3 डायलिसिस चल रही है, तो वो प्रिकॉशंस लीजिए जो बताए जा रहे हैं। और हम बाकी के भी कई जो प्रोग्राम्स जो शूट हो चुके हैं वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और क्या प्रिकॉशंस लेने हैं आपको। साथ में ही अगर आपके कोई सवाल है तो वो आप हमसे पूछें, और ऐसे तमाम खबरों के लिए अपना श्रोता खबर के साथ यूँ ही बने रहिए।